आज हम लोग का अगला टॉपिक शुरू होगा रिलेटेड और ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ क्या शुरू होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पढ़े हैं बताओ, रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या पढ़े, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज किसकी बात करनी है, तीसरे की। किसकी बात करनी है, तीसरे की। कौन सा है तीसरा, बोलो। तीसरा है बेटा हम लोगों का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो, डेल्टा टीएफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीएफ। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तुम लोगों ने पढ़ा है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जब भी किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग सोल्यूशन किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं, जो सोल्यूशन बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है बेटा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि हम लोग का वेपर प्रेशर कम हो गया था। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही हम लोग का डिप्रेशन ऑफ ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जैसे हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हम लोग का सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर अलग होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जब ज्यादा प्रेशर होगा और सॉल्यूशन का क्या होगा, प्रेशर कम, तो जितना कम प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कूल। उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा, कूल। क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर प्रेशर कितना है, 1 एटीएम। 1 एटीएम से प्रेशर हम लोग को हमेशा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तभी जाके गैसियस मॉलिक्यूल जो दूर दूर है वो पास आएंगे। क्लियर, समझ में आया। तो वो हमेशा आपस में कंबाइंड होकर क्या हो जाएंगे, फिर लिक्विफाइड। इतना क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत। ऐसे लिक्विड की केस है, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को कम करते ही जाएंगे, यानी हम लोगों का सोल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट का क्या होगा, ज्यादा। जिसका प्रेशर कम होगा उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कूल करना पड़ेगा। समझ में आया। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, किसके कारण, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर आया। तो देख, मान लेते हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं क्या बेटा, हम लोग का T0। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, इसका मान लेते हैं TS। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो T0 ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, TS। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है बेटा, कम। तो डेल्टा TF ये क्या हो गया हम लोग का, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, T0 माइनस TS। T0 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, TS। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हो जाएगा। चल, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि डेल्टा TF कैलकुलेट कैसे होगा। तो जैसे हम लोग का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड किया था, मोलैलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड किया था, मोलैलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। ऐसे डेल्टा TF यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करेगा, मोलैलिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मोलैलिटी। तो चल देखते हैं। तब अगर हम लोग बात करें बेटा डेल्टा TF, तो डेल्टा TF हो गया फिर से हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, जहां पे M क्या है बेटा, मोलैलिटी। M क्या है बेटा, मोलैलिटी। देन हम लोगों का डेल्टा TF इक्वल टू हो गया KFM। क्या हो गया बेटा, KFM, जहां पे KF क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहेंगे बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इतना पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, हो जाएगा। चल, अब हम लोगों को इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तब हम लोग का डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो गया, बता। डेल्टा TF ये हो गया हम लोगों का KF। मोलैलिटी क्या होता है बेटा, WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000। WA इंटू 1000, जहां पे WB क्या है हम लोगों का, वेट या मास, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। समझ में आया। MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA तो पता ही है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या है WA, मास ऑफ सॉल्वेंट। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत। तो आप जल्दी से स्क्रीन को पास करो, इसको पूरा नोट करो।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की। 1 2 3 4 5 हो गया, जल्दी चला जाए। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की। तो देखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो सिंपल सा क्या है हमारे पास, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, हम लोग किसकी बात करें, के एफ की। किसकी बात करें, के एफ की। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू है के एफ एम, जहाँ पे एम क्या है बेटा, मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी है कि नहीं है। देन के एफ की बात करें तो बोल कितना आया, चल बोल जल्दी से बोल, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। पूरा समझ में आया। अगर सपोज कर इफ हम लोग मान लेते हैं मोलैलिटी जो है एम इक्वल टू 1 मोल पर केजी, जो मोलैलिटी हम लोग की कितनी है, 1 मोल पर केजी, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं। देन के एफ इक्वल टू कितना हो गया बता, डेल्टा टी एफ। डिफिनेशन समझ में आ गई। 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन का जितना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही कितने के बराबर हो जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वही कितने के बराबर हो जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डिफिनेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो जाएगा, चल लिख लेना जल्दी से। अब इसके बात करते हैं, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ किसकी बात करेंगे बेटा, केएफ की। केएफ की यूनिट की बात करेंगे तो जल्दी से बता कितना आएगा। तो क्या आएगा, ये हम लोग का डिग्री सेल्सियस या केल्विन, और इसकी यूनिट क्या लिखा, मोल पर केजी। ये चला जाएगा ऊपर, यानी केल्विन केजी पर मोल। तो देख लेते हैं केएफ की यूनिट। केएफ की यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, केल्विन ले लेते हैं, अपॉन इसकी यूनिट क्या है, मोल पर केजी। केजी कहाँ गया, ऊपर। केजी कहाँ गया, ऊपर। तो के ये हो गया बेटा केजी, अपॉन क्या हो गया, बोलो मोल। क्या हो गया बेटा, मोल। कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा, आसान लगा, कोई दिक्कत। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, उसके बाद ग्राफ बता दें। टॉपिक खत्म हुआ। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, आगे चला जाए। चलो तो आप लोग देख लो इसका ग्राफ। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बहुत आसान सा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की बेटा। तो देख, अगर हम लोग बात करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। मान ले ये हम लोगों का टेम्परेचर है, स्केल टेम्परेचर, ये हम लोग मान लेते हैं प्रेशर। मान लेते हैं ये बेटा हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है 1 एटीएम का पॉइंट। 1 एटीएम यहां से शुरू होता है, क्लियर है। हम लोगों ने एक कंटेनर में लिया सॉल्वेंट, मान लेते हैं ये सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे सारे पार्टिकल किसके बेटा, सॉल्यूट के। इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है बता, 1 एटीएम। कितना लग रहा है, 1 एटीएम। रूम ही में हम लोग दूसरा भी रखते हैं। ये हम लोग का कैसा सोल्यूशन है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सोल्यूशन। ये पार्टिकल नॉन वोलेटाइल है, मान लेते हैं। इसके ऊपर भी कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटीएम। यानी दोनों सोल्यूशन जो रखा गया है उन दोनों पे प्रेशर हमेशा इक्वल लगेगा, क्योंकि रूम में रखे हो तो हमेशा कितना प्रेशर लगेगा, 1 एटीएम का, क्लियर है। वहीं से हम लोगों को धीरे धीरे क्या करना है, वहीं से हम लोगों को धीरे धीरे कम करते जाना है, क्या, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी तो पार्टिकल आपस में अटैच होते जाएंगे। अटैच होंगे तो क्या होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी दोनों एक ही प्रेशर से शुरू होंगे। तो हम लोग देख, टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इतना टेम्परेचर है, यहाँ से धीरे धीरे कूल करते जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो वो रुकना शुरू होगी। समझ में आ रहा। तो देख, ये हम लोग मान लेते हैं P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट, जो भी मानना है। इतने ही प्रेशर से अब कौन घट रहा है, इसका तो प्रेशर और कम होगा ना, होगा कि नहीं होगा। इसका प्रेशर कम समझ में आ रहा है और होता जा रहा है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत। तो देख ये क्या हो गया हम लोगों का, PS वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया, कोई दिक्कत बेटा, हो जाएगा। तो देख, यहां से अगर बात करें, मान लेते हैं ये इसके इधर पूरा क्या है, सॉलिड। क्या बेटा, सॉलिड। इसके इधर क्या था, लिक्विड। तो ये हम लोगों का क्या हो गया बेटा, TS। ये क्या हो गया, TS। ये क्या हो गया बेटा हम लोगों का, T नॉट। तो यहाँ पे देख, अगर तो TS लेस देन क्या है बेटा, T नॉट, या T नॉट ग्रेटर देन TS। पूरा समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप
दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा, क्लियर है, कर लोगे आप लोग। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और ग्राफ बना लो। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला समझ में आ गया। प्रेस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से केएफ की वैल्यू जानना। केएफ को प्रेस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, डायरेक्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में। क्लियर आ गया, जल्दी से नोट कर लो। ये टॉपिक आप लोगों का खत्म हुआ। 1 2 3 4 5 हो गया, कोई दिक्कत। चल अब हम लोग बात करेंगे बेटा लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो चलो जल्दी से आप लोग देख लो लास्ट वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में बेटा एक इक्वेशन अभी, हाँ चलो हम पढ़ ले, फिर बाद में बता देंगे। लास्ट टाइम हम लोगों का 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग पाई से शो करेंगे। अभी आप लोग सुन लो, इसको शुरू करने से पहले हम लोगों को बात करना है ऑस्मोसिस की। किसकी बात करना है बेटा, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस तो सबको पता होगा ना, सॉल्वेंट पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करना। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया, सॉल्वेंट पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर, समझ में आया। एग्जांपल देख, अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। क्लियर, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सूखा किशमिश रख देते हैं। किशमिश तो जानते होगे ना तुम लोग, किशमिश तो जानते होगे ना, जो खाते हो मीठा मीठा लगता है। तो मीठा क्यों लगता है, क्योंकि इस किशमिश के अंदर क्या होता होगा, शुगर। क्या होता होगा बेटा, शुगर। शुगर के कारण ये क्या लगता है, मीठा। तो शुगर का कंसंट्रेशन बाहर क्या है बेटा, अंदर क्या है बेटा, हाई। बाहर क्या है बेटा, लो। यानी ये हम लोग का क्या हो गया, सॉल्वेंट। यहाँ का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, लो कंसंट्रेशन। यहाँ का कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन। ये जो दिख रही मेम्ब्रेन, ये क्या है बेटा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो ये बता, शाम को किशमिश पानी में रख देते हैं या दूध में रख देते हैं, सुबह कैसा दिखाई देता है, सुबह तो फूल जाता है ना, स्वेलिंग होता है। मतलब ये किशमिश सुबह देखेगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा ना। दिखाई देने का मतलब आप सोच क्या हुआ, मतलब ये निकल के आ गया कि पानी अंदर से, बाहर से कहाँ गया बेटा, अंदर। पानी बाहर से किधर गया, H2O अंदर गया कि नहीं गया, पानी अंदर गया तभी तो स्वेल किया ना। मतलब ये निकल के आ गया कि सॉल्वेंट पार्टिकल, वाटर ही सॉल्वेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर आ गया, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इसको बना लो डायग्राम और डिफिनेशन लिख लेना आप लोग इंग्लिश में। आगे चलें, चल अब हम लोगों को बात करना है बेटा, ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो अब सुन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सुन होता क्या है, तो हिंदी में सुन ले आप लोग या लिख लो सीधे सीधे। द एक्सटर्नल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द एक्सटर्नल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट ऑन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन to stop the osmosis process, to stop the osmosis process is called osmotic pressure। समझ में आ गया, वह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो किस पे लगा दे, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन पे लगा दे, तो वो क्या करेगा, पानी आने को रोक देगा। उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। तो देख फिगर से देखते हैं, फिर से लिख लिया जाएगा। तो सपोज कर ये कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है। इतना समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। मान लेते हैं ये हम लोगों का कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं जो अपने आप ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बेटा सॉल्यूशन। क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। ये मान लेते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये सब सॉल्यूट के पार्टिकल हैं और ये डॉट डॉट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। चल यहाँ पे हम लोगों का है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, ये हम लोग का प्योर सॉल्वेंट।
अभी जब बस इसको ऐसे छोड़ दिया तो बता, अगर मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट में हम लोग वाटर ही ले लेते हैं तो ये वाटर किधर से किधर को जाएगा, ये सोल्यूशन है, मतलब इधर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई, इधर का कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो वाटर किधर से किधर को चलेगा, लो से हाई की तरफ, यानी वाटर इधर से इधर को जाएगा, इधर से इधर को जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। जब वाटर इधर से इधर को आएगा तो ये पूरा कंटेनर भरने लगेगा, पूरा कंटेनर भरने लगेगा। तो धीरे धीरे भरना शुरू होगा तो ये कंटेनर किधर चलना शुरू हो जाएगा, ये पिस्टन किधर चलना शुरू हो जाएगा, ऊपर को, पिस्टन किधर जाएगा, ऊपर। तो हम क्या करते हैं, तुझे इसी पे बैठा देते हैं, तुझे इसी पे क्या करते हैं, बैठा देते हैं। इतना समझ में आ गया, यहीं पे आगे तू बैठ जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, नहीं, ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। तो तू क्या अप्लाइड कर रहा है, प्रेशर ही तो अप्लाइड कर रहा है ना। तो क्या अप्लाइड कर रहा है, प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड करेगा, इसी पे आके मुंडी मार के बैठ जाएगा तो ये ऊपर जाने वाला नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या अप्लाइड किया, प्रेशर, क्या अप्लाइड किया, प्रेशर, जो कि किसके मोशन को रोक रहा है, जो कि वाटर के आने को यहाँ से क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है, क्योंकि वॉल्यूम इधर नहीं बढ़ेगा तो ये इधर से इधर आने वाला नहीं, यानी वाटर के मोशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। वाटर के मोशन को रोकने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोस्टैटिक। स्टैटिक मीन्स रुकना लगभग लगभग होता है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक किसके ऊपर लग रहा है, देख यहां बैठा, लेकिन काम कहां कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बेटा कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि किसके ऊपर लग रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर लग रहा है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। चल जल्दी से फिगर को ड्रा कर, अब आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, चलो आगे चला जाए। चल रब करें, चल ये पूरा समझ में आ गया। तो डिफिनेशन लिखी चुके हो आप लोग, वह एक्सटर्नल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे लगे और वो सॉल्वेंट के मोशन को रोक दे, सॉल्वेंट के मोशन को रोक दे, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। चल अब हम लोग बात करते हैं ये डिटरमाइन कैसे हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन कैसे हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे वॉन हॉफ, कौन थे, वॉन हॉफ, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो देख वॉन हॉफ इक्वेशन, वॉन हॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना इक्वेशन दिया और ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या किया, कैलकुलेट किया। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, अभी तुम लोगों के डायरेक्ट फार्मूला हम लिख देंगे पाई इक्वल टू CRT, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अभी सोचिए आया कहां से। तो 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर टेम्परेचर लॉ पढ़ा था ना। तो प्रेशर टेम्परेचर लॉ और बॉयल्स लॉ हम लोगों का क्या था, बॉयल्स लॉ था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जब हम लोगों का क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर, क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। अब उसके बाद हम लोग P फिर पढ़े प्रेशर टेम्परेचर लॉ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, T। इस समय क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग का क्या कांस्टेंट है बेटा, T कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। एक बार देख लो आप लोग, बॉयल्स लॉ, और ये कौन सा लॉ है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, यही तो दोनों था ना। तो सुन, अगर ध्यान से सोच, गैस था तो वॉल्यूम लिया था, सॉल्यूशन के लिए हम लोग वॉल्यूम लेने वाले नहीं है, हम लोग क्या लेने वाले हैं, कंसंट्रेशन। अगर सपोज कर यही 1 मोल होता, क्या होता, 1 मोल, और ये वॉल्यूम तो मोल अपन वॉल्यूम मोलैरिटी होता है ना, जो कि किसका टर्म है, कंसंट्रेशन का टर्म है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग C तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 1 मोल अपन वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के टर्म में कंसंट्रेशन लेना है। तो देख पहला इक्वेशन कहां से आया, इनका इक्वेशन यही था बेटा, पाई इक्वल टू CRT। अब बात यह है कि ये आया कहां से है, ये आया कहां से है। तो देख, अकॉर्डिंग टू वन हाफ Boyle's law एट कांस्टेंट, फिर से टेम्परेचर को क्या रखा गया, कांस्टेंट, क्या रखा गया, कांस्टेंट। तो इन्होंने बताया, क्या बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C।
इक्वेशन 1 समझ में आ गया, कोई दिक्कत बेटा? ऐसे ही अगला, अकॉर्डिंग टू प्रेशर टेम्परेचर वन हाफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इक्वेशन हो गया 2। इक्वेशन 1 और 2 समझ में आ गया? जल्दी बोलो, हाँ ना बोल। आया कि नहीं आया? क्लियर सबको? चल आगे चलते हैं। दो इक्वेशन बनाए, एक साइड में डायरेक्टली है तो दोनों क्या होने वाले हैं? मल्टीप्लाई। दोनों क्या होने वाले हैं? मल्टीप्लाई। देन पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू टी। आया कि नहीं आया? क्लियर है पूरा? चल अब ये बता, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया तो क्या आने वाला है? अब हम लोगों का आने वाला है बेटा एक कांस्टेंट। क्या आने वाला है? एक कांस्टेंट। तो पाई इक्वल टू हो गया हम लोगों का क्या? CRT। पाई इक्वल टू क्या हो गया? CRT। इतना समझ में आ गया? जहां पे हम लोगों का R क्या है जल्दी से बताओ? गैस था तो आइडियल गैस कांस्टेंट, सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ ना बोल। क्लियर? चल R की वैल्यू समझ में आ गई कि R आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वही वाली है पुरानी वाली जो 11th में पढ़ा पिछले साल। R की वैल्यू हम लोगों का वही 8.314 वही वाली वैल्यू रखनी है बस। तो पाई इक्वल टू CRT हो गया। क्लियर आ गया पूरा? चल ये पूरा आ गया। तो अब थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पाई इक्वल टू मोलैरिटी को क्या लिखते हैं हम लोग? W/m/V। अगर इसको लीटर में लेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये हम लोगों ने सीखा है ना, तो सीखा है तो जल्दी फिर से रख लेते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा? बता। ये पूरा मिला हम लोगों का क्या हो गया? डेंसिटी। तो ρ/m/RT। ये पूरा क्लियर हो गया? जहां पे बेटा रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन डेंसिटी के टर्म में आए तो तब भी हो जाएगा सॉल्व। क्लियर? समझ में आ गया पूरा? कोई दिक्कत यहां तक? कर लोगे? जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। ये ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ जो हम लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो खत्म हुआ। आ गया? चल बस एक दो टर्म और बताने हैं फिर अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, नोट करो, नोट करो। हो गया? चल अब आगे चलते हैं। चलो जल्दी से आगे चला जाए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस करते जाओ आप लोग मेहनत, सब आ जाएगा। बेटा सीट के क्वेश्चन भी करो और आप लोग सुन लो 12th क्लास। आज से आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में 10 क्वेश्चन पर डे जाएगा, वो आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके ग्रुप में आप लोग भेजो। पर डे 10 क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आ रहा है? जितने लोग जो लोग ग्रुप में नहीं है बस व्यूअर बन रहे हैं वो लोग बेटा नंबर दिया गया आप लोगों को 8081213056 उस पे आप लोग ग्रुप में मैसेज सेंड करो, हम ग्रुप में ऐड करते हैं, उसके बाद सब करना शुरू कर दो। तो चलो अभी हम लोग बात करें बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन इसका भी काम है। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बेटा 3 टाइप का। सॉल्यूशन कितने टाइप का? 3। पहला होगा बेटा हम लोगों का हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा आइसोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा क्या होगा बोल? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया? क्लियर? तो सुन, ये तीनों वर्ड कंपेयर वाले हैं। तीनों वर्ड क्या है? कंपेयर वाले। एक सॉल्यूशन को रख दे कदे कि वो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक है, ये किसी कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग दो का कंपेयर करेंगे तब हो जाएगा। तो सुन, यहां पे टर्म दिया गया हाइपो। हाइपो मींस होता है लो। जब किसी भी सॉल्यूशन का किसी और के कंपेयर में ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बोल? लेस, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। आइसो मींस क्या होता है? जल्दी से बता बता बता, तुझे तो सब आता है। ये क्या होता है? इक्वल। ये क्या होता है? इक्वल मींस जब किसी भी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जो क्या हो जाए बेटा? इक्वल। उसे क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक तो टर्म क्या? हाइपर। हाइपर मींस क्या होता है बेटा? हायर। हायर जब किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का किसी और के कंपेयर में
हायर ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। पूरा समझ में आया? तो देख लें, जल्दी से एक फिगर ड्रा कर देते हैं। मान लें एक सोल्यूशन हमारे पास ए है, दूसरा सोल्यूशन बी ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं सी, चौथा ले लेते हैं डी। मान लीजिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 20 mmHg, 20 mmHg, इसका है 30 mmHg, इसका मान लेते हैं 30 mmHg, इसका मान लेते हैं 10 mmHg या 40 mmHg। इसके कंपेयर में अगर इसकी बात करें तो इसका 30 है, इसका 20, इसका तो कम हुआ ना, कम है, तो ये कौन सा हो गया बताओ? ये हो गया बेटा हम लोगों का हाइपोटोनिक। कौन सा हो गया, हाइपोटोनिक। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का देखा ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोनिक। क्या हो गया बेटा, आइसोटोनिक। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ 30 है, यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है बेटा 40 की बात करें तो 40 ज्यादा होता है ना, 30 से ज्यादा होता है ना। तो चल देख, ये कौन सा हो गया बेटा हम लोगों का, हाइपरटोनिक। पूरा समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत हो जाएगा? तो सुन, इसको बताने का मेन पर्पस ये था, थोड़ा सा टर्म तुम लोगों को आता भी होगा, इसको बताने से एक टर्म बस है। अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा था, पाई इक्वल टू CRT। ये फार्मूला कई जगह तुम लोग वो अभी इंटर लेवल तक तो मान के चलो रेयर में क्वेश्चन है, लेकिन आगे बहुत क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन में कह दिया जाए आइसोटोनिक, तो मतलब दो सॉल्यूशन का क्या इक्वल होने वाला है, पाई। क्या इक्वल होने वाला है, पाई। पाई बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस कंडीशन में अगर बात करें, जल्दी से रफ कर लें, चलो नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, तो रफ कर लेते हैं। इस कंडीशन में अगर बात करें आइसोटोनिक की कंडीशन में, तो इक्वेशन जो मेन पर्पस था इसको बताने का वो सुन। हम लोग का ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक। तो देख यहां मान लेते हैं पाई, यहां भी मान लेते हैं ये पाई 1, ये पाई 2, इसका C1, R तो कांस्टेंट ही है, ये हो गया T1, ये हो गया C2 R और ये हो गया T2। देन पाई 1 इक्वल टू बोलो C1 R T1, पाई 2 इक्वल टू बोलो C2 R T2। ये पूरा समझ में आया? एक साइड बराबर तो दूसरा का क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर। नहीं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला क्या है, बराबर। यानी पाई 1 इक्वल टू पाई 2 क्या, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। तो हम लोग का ये दोनों बराबर, तो ये वाला बराबर, यानी C1 R T1 इक्वल टू C2 R T2, R से R को मार दिया, यानी C1 T1 इक्वल टू C2 T2। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत? क्लियर है? यहाँ तक कर लोगे? इसको फिर हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड। W/m इंटू वी, W/m इंटू वी। कंसेंट्रेशन भी पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है, वेट या मास। तो W की भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, बाकी फार्मूले गिवन रहेंगे। पूरा समझ में आ गया बेटा? ये ध्यान रखना, ये टेम्परेचर कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी डिग्री में अगर टेम्परेचर दिया तो उसको कितने से ऐड करना पड़ेगा, 273 से। पूरा क्लियर हो गया चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो, नोट करो। 5 से 10 क्वेश्चन आज भेजेंगे डिफरेंट, आप लोगों को सॉल्व करना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करो। जो मैसेज नहीं करेगा एक्सिस्ट मारेगा व्हाट्सएप ग्रुप से। आप लोग पढ़ाई एकदम नहीं कर रहे हो। क्लियर, समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट कर लो। थैंक यू।